हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने टॉपिक लिया था सातत्यता, कंटिन्यूटी। उसके बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ सवाल हमने सॉल्व किए। आज हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हो, आरबीएससी में अभी मैथमेटिक्स का एग्जाम बाकी है 12th क्लास में। तो फिर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर हमारे को अभी पता भी नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगी। वैसे एग्ज़ाम की बात बताएं तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो फिर आप रेगुलर मैथमेटिक्स निकाल रहे हो तो ज़रूरी है कि जब आप मैथमेटिक्स निकाल रहे हो तो प्रॉब्लम्स ज़रूर आ रही होंगी। तो किसी भी प्रश्नावली की मतलब कोई भी एक्सरसाइज है उसका कोई भी क्वेश्चन यदि आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद में हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आगे हम शुरू करते हैं। तो देखिए, दो टॉपिक के बारे में मैंने कल आपको बताया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कल की यदि हम बात करें कि फलन दो प्रकार के होते हैं, एक सतत फलन और एक असतत फलन। दो प्रकार के फलनों के बारे में मैंने आपको बताया था। सतत फलन क्या होता है, असतत फलन क्या होता है। इसके बाद में मैंने आपको यह भी बताया कि सातत्यता का परीक्षण कैसे करते हैं। यह भी मैंने बताया था भाई। कंटिन्यूटी की जांच, कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इस पर आधारित हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। यहां से तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और यहां से बोर्ड में केवल 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ओके, आज हम कुछ आगे स्टडी करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सातत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो याद रख लेना बच्चों कि जितने भी अचर फलन है, जितने भी बहुघातीय फलन जिसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, या फिर फलन जैसे मान लीजिए इसमें आ गया मोड x मोड x प्लस माइनस मोड x। यहां पर आप और बोल सकते हो साइन x कॉस x, साइन मोड x कॉस मोड x। इस तरीके से मोड साइन x मोड कॉस x, ठीक है। और इसमें e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर मोड x, सेम इसी तरीके से e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर मोड x। ये सर्वत्र सतत फलन है। ये आपको याद रखना है। यानी कि ये जितने भी फलन मैं आपको बता रहा हूं, इसकी जांच आप किसी भी पॉइंट पे कर लेना, कोई भी बिंदु ले लेना। x के किसी भी मान के लिए ये हमेशा सतत है। यानी कि यदि आप इनमें से किसी भी एक फलन का ग्राफ ड्रॉ करो बोर्ड पे या कॉपी में, कहीं पर भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो वो कहीं पर भी नहीं टूटता है। तभी तो ये सर्वत्र सतत फलन है, ठीक है। अचर फलन आप समझते हो, जैसे कि f(x) बराबर क्या होता है c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे y बराबर 5 आ गया, y बराबर 4 आ गया, क्योंकि y को हम क्या बोलते हैं, f(x) बोलते हैं। तो f(x) बराबर 4 5 इस तरीके से कुछ भी आ गया तो उसको क्या बोलते हैं हम, अचर फलन बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते ही हो। तो ये जितने भी हैं ये सर्वत्र सतत फलन है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, साइन और कोस इसमें ले लिया, इसके बाद में बचता है tan और सेक। यदि हम tan की बात करें तो ये होता है साइन अपॉन कॉस, और ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस। तो ये जो है साइन हमेशा क्या है, सतत है, और कॉस भी हमेशा क्या है, सतत है। लेकिन याद रख लेना, जब नीचे वाला 0 बनेगा तब ये सतत नहीं होगा, तब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो नीचे कौन है, कॉस है, और इसमें भी कौन है, कॉस है।
तो जब cos 0 होगा उस कंडीशन में tan और sec दोनों ही सतत नहीं होंगे। तो cos 0 कहां पे होता है, cos 0 होता है प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3π/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। या फिर हम बोलें कि यदि अक्स की वैल्यू 2n प्लस माइनस 1 π/2 है, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर संख्या, इस तरीके से है। जब जब भी x का मान क्या होगा 2n प्लस माइनस 1 π/2 होगा, तो उस कंडीशन में tan x और sec x डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि सतत नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें किसकी, cot और cot x और cosec x की, तो यहां पर नीचे कौन आता है, साइन आता है, और इधर भी नीचे कौन आता है, साइन आता है। तो जब साइन 0 होगा, जब जब भी साइन 0 होगा, उस कंडीशन में cot और cosec दोनों ही क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो यहां पर पाई आ जाए प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π, 0 भी आ सकता है एंड सो ऑन। यानी कि कुल मिला के यदि x की जगह nπ आ जाए, x की जगह nπ आ जाए, जहां पर n कहां से लिया गया है, इंटीजर नंबर में से, तो जब भी x की जगह nπ आएगा तो उस कंडीशन में cot x और cosec x क्या होगा, असतत होगा। क्यों होगा असतत, मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि cot का मतलब क्या होता है, cos अपॉन साइन। और जब नीचे वाला 0 हो गया तो उस कंडीशन में जब भी किसी भिन्न में नीचे 0 होता है तो वो मान विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि वो क्या बन जाता है, वो अनंत बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आगे हम बात करें महत्तम पूर्णांक फलन की, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, असतत होता है। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक पर इसकी ग्राफ टूट जाती है। ये तो हमने कल भी बताया था इसकी ग्राफ बना करके, क्योंकि इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनती है, इस तरीके से प्रत्येक पूर्णांक पर इसकी ग्राफ टूटती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है बच्चों, असतत होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए जो अक्सर क्वेश्चन में काम में आ जाते हैं। ठीक है। अब आगे मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं इसमें ले रहा हूं। मान लीजिए आपके पास में 2 फंक्शन है या 2 से ज्यादा फंक्शन है। जैसे माना f(x) तथा g(x) 2 सतत फलन है, 2 सतत फलन है, मतलब f(x) तथा g(x) दोनों सतत फलन है। तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, कि इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, सतत होगा। इनका घटाव यानी कि यदि माइनस करते हैं तो भी सतत, इनका गुणा मल्टीप्लाई भी क्या होगा, सतत होगा। इसी तरीके से यदि भाग की बात करें f(x) बटा g(x) तो ये भी सतत होगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि जो नीचे वाला है यानी कि g(x) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि हर यदि 0 हो गया तो इस कंडीशन में ये पूरा किसमें, इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा, जो कि विद्यमान नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके से हम कंपोजिट भी बोल सकते हैं, f कंपोजिट g(x) ये भी क्या होगा, सतत होगा। इसको हम क्या लिखते हैं, f ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, g(x) आ जाएगा, ये भी क्या होगा, सतत होगा। तो याद रख लेना स्टूडेंट कि यदि आपके पास में 2 या 2 से अधिक फंक्शन है, 2 या 2 से अधिक फलन है, और दोनों ही क्या है, सारे ही क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी कंटिन्यूअस है, सतत है, तो उस कंडीशन में इनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कंपोजिट जो भी आप निकाल सको वो सारे के सारे क्या है, सतत होते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में काम में आ जाता है। अब बात करें इसमें नंबर 2 की। नंबर 2, मान लीजिए आपके पास में वही 2 फंक्शन है, f(x) तथा g(x), 2 फंक्शन है, f(x) तथा g(x), 2 फंक्शन है। इन दोनों में से एक फलन, दोनों में से एक फलन
सतत है तथा दूसरा असतत है। दूसरा क्या है? असतत है। आपके पास में कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है। एक तो कौन सा है? fx और एक कौन सा है? gx। इन दोनों में से एक तो क्या है? सतत है, कंटिन्यूअस है, और एक डिसकंटिन्यूअस है। तो इस कंडीशन में हम डेफिनेटली क्या बता सकते हैं? ये बता सकते हैं कि fx प्लस gx दोनों का जोड़ और दोनों का घटाव fx माइनस gx ये हमेशा असतत होगा। क्या होगा? असतत होगा। ये डेफिनेटली हम बता सकते हैं। केवल किसके बारे में बता सकते हैं? प्लस और माइनस के बारे में। कब बता सकते हैं? जब दो फंक्शन में से कोई भी एक सतत हो और एक सतत हो और दूसरा असतत हो, तो उस कंडीशन में हम ये बता सकते हैं कि दोनों का जोड़ और घटाव क्या होगा? असतत होगा। बाकी जो बच गए गुणा, भाग, कंपोजिट वगैरह, उनके बारे में हम नहीं बता सकते। उनको चेक करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। लेकिन इनके बारे में हम बता सकते हैं। किसके बारे में? प्लस और माइनस के बारे में। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें नंबर 3 की, नंबर 3 पॉइंट जो है इसमें, मान लीजिए आपके पास में दो फंक्शन है fx तथा gx। कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही असतत हैं, दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हैं, दोनों ही असतत हैं। तो फिर उस कंडीशन में हम ना तो प्लस के बारे में, माइनस के बारे में, गुणा, भाग, कंपोजिट, किसी के बारे में भी हम नहीं बता सकते। कंफर्म ये नहीं बता सकते कि ये सतत होंगे या असतत होंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है? जांच करना पड़ता है। ओके। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताना चाहूंगा इन पर आधारित। मान लीजिए क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1/4 माइनस 5x। इसमें आपसे पूछ ले असांतत्यता के बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी कि वह पॉइंट फाइंड कीजिए जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जहां पर इसका ग्राफ टूट रहा है। तो इस फंक्शन को आप देखो तो इसके भी दो पार्ट हैं, अंश और हर। अंश में अलग फलन है और हर में अलग फलन है। यदि हम अंश की बात करें तो अंश में एक है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अचर फलन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अचर फलन बोल सकते हैं। और हर में x वाला है, और x वाले को हम क्या बोलते हैं? बहुघातीय। कौन सा? बहुघातीय, पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी अचर फलन हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमेशा सतत होते हैं। वैसे ही जितने भी बहुघातीय फलन हैं वो सारे के सारे सतत होते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला भी सतत है, नीचे वाला भी सतत है। और जब दो फलन सतत होते हैं तो उनका सब कुछ क्या होता है? सतत होता है। कहने का मतलब यहाँ पे भाग वाला है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो फलन है fx और gx, यदि दोनों सतत है तो उनका बटा यानी कि भाग भी क्या होता है? सतत होता है। तो इस तरीके से इन दोनों को मिलाकर के यदि हम बोलें तो ये पूरा का पूरा क्या है? सतत है। लेकिन इसमें मैंने कंडीशन आपको एक बताई थी कि जो हर में फलन है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 4 माइनस 5x क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो आएगा 4/5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि x का मान 4/5 हुआ तो ये फलन क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। तो यहाँ पर असांतत्यता के बिंदु ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था। तो हमने आंसर निकाल दिया कि x बराबर 4/5 पर ये क्या होगा? असतत होगा। ठीक है। इस तरीके से हम असांतत्यता के बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे करवाता हूं, महत्तम पूर्णांक फलन पर यदि एक क्वेश्चन करवाऊं, मान लीजिए fx बराबर इस तरीके से है, fx बराबर x स्क्वायर, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है और इसमें बोल दे कि असांतत्यता के बिंदु ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, असांतत्यता के बिंदु ज्ञात कीजिए। भाई इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कहां कहां पर टूटेगा वो बिंदु बताइए। x के किस मान के लिए ये ग्राफ टूटता है तो वो बताना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितने भी महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं वो प्रत्येक
पूर्णांक संख्या पर असतत होते हैं। यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर जो फलन है, यदि इसका मान कोई भी पूर्णांक हो जाता है तो ये असतत हो जाता है। तो असांतत्यता के बिंदु ज्ञात करने के लिए GIF वाले क्वेश्चन में असांतत्यता के बिंदु ज्ञात करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसको किसके बराबर करते हैं, पूर्णांक के बराबर करते हैं, इंटीजर के बराबर करते हैं। तो यहां पर फिर मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 लेंगे क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस 1 आता है, लेकिन x स्क्वायर के बराबर माइनस की संख्या नहीं हो सकती, तो सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। ओके, अब यहां पर हमें किसका मान निकालना है, x का मान, क्योंकि असांतत्यता के बिंदु पॉइंट फाइंड करना है। तो फिर उस कंडीशन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम निकालें तो स्क्वायर हटेगा और प्लस माइनस के साथ में अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा जितनी भी संख्याएं आपके पास में है। तो यहाँ पर 0 हो गया, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, यहाँ पे अंडर रूट भी लगेगा, प्लस माइनस फिर अंडर रूट 4 पे लगेगा तो 2, प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड सो ऑन ऐसे। तो यहां पर आपने देखा कि यदि x का मान 0 है, x का मान प्लस माइनस 1, प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस माइनस अंडर रूट 3 ये सब है, तो उस पर ये फलन क्या होगा, असतत होगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि 0 के अलावा इसमें 0 शामिल नहीं कर सकते, 0 पर ये फंक्शन क्या होता है, सतत होता है। अब सतत क्यों होता है, क्योंकि यहां पर यदि आप देखो x की जगह माइनस एक्स लिख करके देखो तो आपको पता चलेगा कि वापस यही फंक्शन आ जाएगा। और जब x की जगह माइनस एक्स लिखने पर फलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समफलन बोलते हैं। तो यहां पर ये समफलन है। और समफलन क्या होता है, समफलन वो होता है जिसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो वो ग्राफ y अक्ष के प्रति सममित होता है, y अक्ष के प्रति सममित होता है। यानी कि यदि आप इसका ग्राफ बनाओ तो y अक्ष के राइट साइड में जैसा ग्राफ बनेगा सेम वैसा ही ग्राफ लेफ्ट साइड में बनता है। जैसे कि इसका ग्राफ बना करके यदि हम बनाए, यहाँ पे बताते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, 0 से 1 तक, 1 से कम तक इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और जैसे आप x की जगह 1 लिखोगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। और जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ इधर बनेगा इसका, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर ग्राफ नहीं टूट रहा, x बराबर 0 पर ग्राफ नहीं टूट रहा। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि इसमें 0 शामिल नहीं होगा और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं इसमें शामिल होगी। ओके, तो याद रख लेना, यदि GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर समफलन दे रखा है, कौन सा फलन दे रखा है, समफलन दे रखा है, तो उसमें आप ये बोल दोगे कि ये 0 पर क्या होता है, सतत होता है। x बराबर 0 पर असतत नहीं, सतत होता है। ओके, हम प्रॉपरली बोर्ड क्लास की बात कर रहे थे क्योंकि बोर्ड क्लास के भी एग्जाम बाकी है मैथमेटिक्स की। तो फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, जैसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी बुक है जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। आपकी बुक का एग्जाम्पल जो 3 है, कंटिन्यूटी का जो एग्जाम्पल 3 है वो इस तरीके से है, f(x) इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। और जब x इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में इस फलन की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो आपको ये इसमें पूछ रहा है, आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये सिद्ध करके आपको बताना है, ये प्रूव करके आपको बताना है कि x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ये खुद बोल रहा है इसमें कि ये प्रूव करके बताओ कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2018 में पूछा गया, यानी कि इस बुक का जो फर्स्ट पेपर बना था और उस टाइम पे जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आया वहां पर ये क्वेश्चन था। ओके, तो याद रख लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 1 अपॉन x पावर में होती है, e के ऊपर a के ऊपर 1 अपॉन x पावर में होती है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, और ई की पावर इनफाइनाइट मतलब कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और जब भी एक के नीचे अनंत होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बस ये ध्यान रख लेना इसमें, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या करके बताना है, हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये x बराबर 0 पर क्या है, असतत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। जब भी आपको ये प्रूव करना हो कंटिन्यूटी में तो 3 वैल्यूज निकालते हैं, 3 पॉइंट यहां पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं फलन का मान निकाल रहा हूं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर फलन का मान कितना, आपको इसमें आसानी से दिख रहा होगा, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 0। अब इसमें दूसरा पॉइंट हम क्या निकालते हैं, RHL, दाईं सीमा जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और a की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 प्लस h करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, h बचेगा। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, और इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर एफ एच की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। कल मैंने आपको बताया था कि जब किसी फलन में आपको नॉट इक्वल टू का साइन दिखाई दे तो उसके सामने वाले पार्ट से ही दाईं सीमा और बाईं सीमा फाइंड की जाती है। तो यहां से ही हम दाईं सीमा निकालेंगे और यहां से हम क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे। ओके, तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ऊपर वाला जो पार्ट है फंक्शन का, इसमें x की जगह क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। तो यहां पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो सेम है, और इसमें जहां पर x दिख रहा है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे। ओके, अब ये सीमा का क्वेश्चन है, और सीमा का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम किसकी जांच करते हैं, रूप की जांच करते हैं। भाई कौन सा अनिर्धारीय रूप बन रहा है, तो रूप की जांच करने के लिए ये h का मान इसमें लिखना पड़ेगा। तो h का मान लिखोगे तो ये क्या हो गया, 1/0 e की पावर 1/0 मतलब e की पावर अनंत, और e की पावर अनंत का मतलब अनंत, और नीचे भी क्या हो जाएगा अनंत। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला रूप बन गया। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब 0/0 या अनंत बटा अनंत रूप बनता है तो उस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हो, LHR लगा सकते हो, लेकिन बोर्ड में LHR का कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर ये वाला मेथड लगाएंगे। यहां पर जब आप h की जगह 0 लिखते हो तो e की पावर अनंत बन रहा है, हमें अनंत नहीं e की पावर क्या बनाना है, माइनस अनंत बनाना है। तो माइनस अनंत बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे अंश और हर में e की पावर 1/h का भाग दूंगा। तो भाग देने से होगा क्या, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो सेम रहेगा, यहां पर भाग दोगे तो ये तो कट के कितना हो गया, 1 हो गया, और जब 1 के नीचे आएगा 1/e की पावर 1/h, जब ये ऊपर जाएगी तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, तो e की पावर -1/h और +1। अब आप इसमें h की जगह क्या पुट कर सकते हो बच्चों, 0 पुट कर सकते हो। जैसे आप h की जगह 0 पुट करोगे ये हो गया 1/0 मतलब अनंत, और माइनस अनंत हो गया, तो e की पावर माइनस अनंत की वैल्यू कितनी होती है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कितनी होती है, 0 होती है। तो ये 0 हो गया, तो बच गया क्या, 1/1, और 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। इसमें h बच नहीं रहा तो फिर h की वैल्यू कहां से लिखेंगे भाई, अगली स्टेप में h थोड़ी बचेगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि जब फलन का मान हमने फाइंड किया तो वो आया 0, और जब हमने RHL निकाली तो उसका मान कितना आया, 1 आया। तो यहां पर क्या LHL निकालने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहीं से हम बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो मैं यहां पर सीधा लिख सकता हूं चूंकि लगा करके, चूंकि x बराबर 0 पर फलन का मान बराबर नहीं है किसके, RHL के, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, ये हम यहां पर बोल सकते हैं, सतत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया बोर्ड में, सन 2018 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें मैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा बोर्ड एग्जाम के, या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व मैं आपको करवाऊंगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया,
जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूं, आपकी बुक का है एग्जाम्पल 5, कंटिन्यूटी का जो एग्जाम्पल 5 है वो मैं यहां पर ले रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक एग्जाम में आया नहीं है, तो एग्जाम में आ भी सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस के एक्स, यहां पर सी है तो मैं इसको के बोल रहा हूं, 1 माइनस कोस के एक्स, एक्स साइन एक्स, ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरा जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 1/2। क्वेश्चन इस तरीके से है कि यदि x बराबर 0 पर, यदि क्वेश्चन ऐसे है कि यदि x बराबर 0 पर फलन सतत है, क्या है, सतत है, x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। x बराबर 0 पर यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें बच्चों किसकी वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैसे आप इसको सॉल्व करके बता सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होता है क्या कि फलन सतत है, तो मैंने बताया था एक लाइन लिखनी पड़ती है आपको सबसे ऊपर कि x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है फलन का मान बराबर RHL बराबर LHL। जब भी आपको क्वेश्चन में खुद ऐसे बोलता है कि दिया हुआ फलन सतत है, तो उस कंडीशन में ये तीनों बराबर होते हैं। तो इन तीनों को निकाल लो और बराबर कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। वैसे एक बात ध्यान रख लेना कि इस तरीके के क्वेश्चन में या मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में जितने आंसर आपको निकालने हैं उतनी इक्वेशन आपको बनानी पड़ती है, यानी कि जितने वेरिएबल्स है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक ही आंसर निकालना है तो एक ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और जब भी कंटिन्यूअस के क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन बनानी पड़े तो उस कंडीशन में RHL या LHL में से कोई एक ही निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर फलन का मान निकाल रहा हूं। ओके, फलन का मान किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का, सॉरी मान आएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 1/2, ये तो सीधा ही दिख रहा है। फिर मैं यहां पर कोई भी एक निकालना है, मैंने बताया कि जब भी आपको एक इक्वेशन बनानी है तो उस कंडीशन में एक ही निकाल लो ना, दोनों क्यों निकालते हो। तो यहां पर RHL निकाल लो। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो एक की जगह कौन है, एक की जगह 0, तो 0 प्लस h करोगे तो क्या आएगा, h ही आएगा फिर इसमें। अब f h की जगह f h की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और ये तो आप जानते ही हो कि जहां पर नॉट इक्वल टू का साइन होता है उसके सामने वाले पार्ट में x की जगह h लिखोगे तब f h आएगा ना फिर इसमें। तो मैं फंक्शन में x की जगह h पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस के h अपॉन h साइन h। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, और लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही हम रूप की जांच करते हैं, और रूप की जांच करने के लिए हमें किसकी वैल्यू इसमें लिखनी पड़ेगी, h की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो h की वैल्यू लिख लो। जब से आप h की जगह 0 लिखोगे, ये cos के आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0। कौन सा रूप बन रहा है, 0/0 रूप बन रहा है। आप इसमें LHR लगा सकते हो। यदि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम का होता, बोर्ड में भी आप लगा सकते हो, यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बोर्ड में भी आप ये तरीका लगा सकते हो। लेकिन जहां तक हो सके हम इस क्वेश्चन को या जितने भी क्वेश्चन है उसको फॉर्मूले से करने की कोशिश करेंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें आया था 1 माइनस कोस, सॉरी वहां पर 1 प्लस कोस था, यहां पर है 1 माइनस कोस। क्या है, 1 माइनस कोस है। और जब 1 माइनस कोस आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहां पर x की जगह क्या है, kh, तो 2 साइन स्क्वायर kh/2 हो जाएगी, और नीचे है h साइन h, नीचे क्या है
h साइन h। अब इसका आंसर निकालना है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए लिमिट का। लिमिट का फॉर्मूला आप वैसे तो जानते हो, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, साइन x अपॉन x होता है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि यहां पर x टेंड्स टू 0 है, साइन के आगे x की जगह और कुछ आ गया, नीचे और कुछ आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ये इस तरीके से याद रख लेना कि यदि साइन के आगे 0 और अपॉन में 0 है, साइन के आगे 0 और अपॉन में 0 बन रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहां पर जरूरी नहीं कि x टेंड्स टू 0 ही हो, जरूरी ये होता है कि साइन के आगे 0 बनना चाहिए और अपॉन में 0 बनना चाहिए। साइन के आगे वाला और अपॉन वाला बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां पर मैं कुछ ऐसा ही बनाने वाला हूं, क्योंकि दोनों जगह पर आपको क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है। तो फिर इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, आर एच एल इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो सेम है। इसको वैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया? ब्रैकेट में लिख दिया साइन के एच बाई 2। तो साइन के जो आगे वैसा ही नीचे होना चाहिए, तो के एच बाई 2 ये मन से नीचे लगा दिया। ये जब मन से लगाया तो गुणा भी तो करना पड़ेगा, के एच बाई 2 इस तरीके से, ठीक है। और ये बाहर 2 था ही, और ये स्क्वायर कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। ऐसे नीचे यदि हम देखें तो h ये यहां पर है, साइन h जो साइन के आगे वही नीचे होना चाहिए, तो h नीचे मन से लगा दिया, एक h से गुणा भी करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही मैं h की जगह 0 लिखूंगा तो यहां पर क्या होगा? साइन के आगे 0 और साइन के अपॉन में 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। यहां पर आप देख सकते हो कि जब ये स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 होगा, तो इस h स्क्वायर से ये वाला h स्क्वायर कट जाएगा, और यहां पर जो आंसर आएगा वो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। पूरा सॉल्व होने के बाद में 2 तो ये है ही, यहां से h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, तो k स्क्वायर बाई 4, मतलब ये 2 से कट रहा है। ओके, तो अब इसमें h बच नहीं रहा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया k स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से r h l आ गई दाईं सीमा। और फलन का मान कितना था? 1/2 था। मैंने बताया था कि जब भी एक आंसर निकालना हो तो उस कंडीशन में दाईं या बाईं सीमा में से कोई भी एक ज्ञात करते हैं और फिर दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहां पर बोला गया कि x बराबर 0 पर फलन क्या था? सतत था, तो फलन का मान और RHL बराबर होगा, तो 1/2 बराबर हो गया k स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? +-1। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि साइन के आगे जैसा है वही साइन के नीचे बनाना पड़ेगा। ओके, फिर ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कई बार बच्चों को बोल चुका हूं कि ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में आएगा, अब की बार एग्जाम में आएगा, लेकिन अब तक एग्जाम में नहीं आया, तो ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या तो ये या फिर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको बता नहीं सकता, केवल मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है बोर्ड का, जो अगला क्वेश्चन है बोर्ड की किताब का एग्जाम्पल 6 है। इसमें आपको गिवन है f(x) इक्वल्स टू यहां पर 3 है, यहां पर है ax प्लस b और यहां पर है 7। ओके, और इधर x लेस देन इक्वल टू 4 है और यहां पर इस तरीके से, और इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए जिससे कि फलन अंतराल 4 से 6 में सतत हो। आपको ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है, ये फलन
अंतराल 4 से 6 में सतत है, 4 से 6 में सतत है। यानी कि इस पूरे अंतराल में यदि आप इसका ग्राफ बनाओ तो ये कहीं पर भी नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये है, तो x बराबर 4 पर भी ये सतत है और x बराबर 6 पर भी ये सतत है। लेकिन याद रख लेना कि जब ब्रैकेट आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि x बराबर 4 पर इसकी केवल और केवल दाईं सीमा विद्यमान होगी, बाईं विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि दाईं तरफ बढ़ोगे तो आगे जाओगे और बाईं तरफ आओगे तो पीछे तो बाहर निकल जाओगी इस अंतराल से, तो बाहर थोड़ी निकलना है। तो यहाँ पर केवल x बराबर 4 पर फलन का मान और दाईं सीमा विद्यमान है। सेम इसी तरीके से x बराबर 6 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर x बराबर 6 पर फलन का मान विद्यमान है और इसके साथ में बाईं सीमा विद्यमान है। यदि आप x बराबर 6 पर दाईं सीमा निकालोगे तो दायां मतलब आगे बढ़ना होता है हमेशा, तो बाहर निकल जाओगे, जबकि ये बोल रहा है कि केवल 4 से 6 में ये सतत है। तो 4 और 6 तक ही रहना है, 6 से बाहर नहीं जाना, यानी कि 6 से पहले आ सकते हो और पहले आने के लिए क्या निकालते हैं, बाईं सीमा निकालते हैं। तो यहां से हमारे को क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, ये रिजल्ट प्राप्त हुआ कि 4 पर हमारे को क्या निकालना है, 2 मान निकालने हैं, फलन का मान और दाईं सीमा, जबकि 6 पर फलन का मान और बाईं सीमा। ओके, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो कि a और b दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है और मैंने अभी बताया था कि जितने आंसर आपको निकालने होते हैं उतनी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। ओके, तो यहां पर कितनी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, 2 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। तो 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक तो x बराबर 4 के लिए और एक x बराबर 6 के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पर 2 पार्ट कर देता हूं, इधर ले रहा हूं x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर कौन सी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले x बराबर 4 पर फलन का मान, x बराबर 4 पर बच्चों क्या, फलन का मान। तो x बराबर 4 पर फलन का मान देखना है तो पहले ऐसे देखो कि बराबर का चिन्ह कहां पर है, तो आप यहां पर देख सकते हो x इक्वल टू 4 और इसके सामने फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहां पर सीधा हम बोल सकते हैं कि x बराबर 4 पर फलन का मान कितना है सर, 3 है। ओके, इसके बाद में आपको 2 मान और निकालने होते हैं वैसे तो, एक तो होता है RHL और एक क्या होता है, LHL होता है। यहां पर हम क्या निकालेंगे, RHL या LHL हम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले यहां पर बता दिया कि 4 पर आप बाईं सीमा नहीं निकाल सकते, तो कौन सी सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे, क्योंकि यदि आपने बाईं सीमा निकाली तो आप इस इंटरवल के बाहर निकल जाओगे, तो इंटरवल के बाहर थोड़ी निकलना, हमारे को अंदर ही तो रहना है। इसके लिए यहां पर कौन सी सीमा, दाईं सीमा निकलेगी सिर्फ। तो मैं x बराबर 4 पर RHL फाइंड कर रहा हूं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 प्लस h हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन है उसमें x की जगह पर ये लिखना है 4 प्लस h। अब फंक्शन यहां पर, इस फंक्शन के 3 पार्ट हैं, तो कौन सा फंक्शन लेंगे वो इस पर डिपेंड करता है कि जब x की वैल्यू 4 प्लस h हो, मतलब x की वैल्यू जब 4 से ज्यादा हो, तो यहां पर आप देख सकते हो कि x की वैल्यू ज्यादा है 4 से, इससे ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लेंगे और इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पर a x की जगह आ गया 4 प्लस h प्लस b। अब इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 4a प्लस ah प्लस b। अब पूरा सॉल्व करने के पश्चात क्या करते हैं, h की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पर h की वैल्यू लिखेंगे तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया और यहां पर बच गया 4a प्लस b। तो आंसर आ गया 4a प्लस b। तो हमने x बराबर 4 पर फलन का मान निकाला, दाईं सीमा निकाली, और चूंकि ये पहले से ही सतत बोल रहा है, इसका मतलब ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हो जाएगा 4a प्लस b इक्वल टू 3। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे किस पर, x इक्वल टू 6 पर। तो यहां पर x बराबर 6 पर क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे फलन का मान, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहां पर देख सकते हो x इक्वल टू 6 पर फलन का मान कितना है, 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। अब दिमाग लगाने की बात यहां पर यह है बच्चों कि जो x बराबर 6 है इस पर दाईं सीमा निकलेगी या बाईं सीमा निकलेगी, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि x बराबर 6 पर क्या निकलेगी, बाईं सीमा निकलेगी, क्योंकि यदि दाईं सीमा निकालोगे तो इसके बाहर चले जाओगे।
तो यहाँ पर हम कौन सी सीमा निकालेंगे, बाई सीमा, मतलब एल एच एल, ये क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। तो एक की जगह कौन है आपकी बार 6 है, तो 6 माइनस एच हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है कि जो फंक्शन दिख रहा है उसमें एक्स की जगह ये लिखना है, क्या लिखना है, 6 माइनस एच लिखना है। तो ये फंक्शन कौन सा लोगे आप तीनों में से, जहां पर x की वैल्यू 6 से कम है, क्योंकि 6 में से h घट रहा है तो x कम है 6 से, लेस देन है ना यहाँ पर, तो फिर ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा और इसमें x की जगह क्या लिख दिया, 6 माइनस एच प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 6a हो जाएगा माइनस ए एच प्लस बी, और h की वैल्यू कितनी 0, तो ये तो 0 हो गया और आंसर क्या गया 6a प्लस बी। क्योंकि आपको पता है कि x बराबर 6 पर फलन क्या है, सतत है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 6a प्लस बी इक्वल टू 7, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशन निकाल ली, क्योंकि पहले बताया था मैंने आपको कि जितने आंसर निकालने हैं उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन बना ली। अब आप इन दोनों में प्रतिस्थापन विधि लगा करके a और b का मान निकाल सकते हैं। ओके, हमने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी यदि प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अभी एग्जाम बाकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक हम अगले लेसन में पढ़ते हैं। थैंक यू।